नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट। जो 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था 9 बजे से नमस्कार दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसका रीजनिंग का पोर्शन आज हम सोल्व करने वाले हैं। इसका मैथमेटिक्स का पोर्शन हम पहले ही आपको सोल्व करा चुके हैं, जो आप चैनल पर देख सकते हैं। आज हम इसके रीजनिंग के पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें दिया है कि यूर YOUR का जो रिलेशन है वो XPEJ के साथ में है। सेम वही रिलेशन टोन के लिए SPLW के साथ है। तो हमें ज्ञात करना है कि बैंक के लिए ये रिलेशन क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर यूर दिया हुआ है। यूर के लिए अगर हम देखें तो अंग्रेजी में इसके जो क्रमांक होंगे, Y आएगा 25 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, U आएगा 21 नंबर पर और R आएगा 18 नंबर पर। अगर हम इसके कोड को देखें तो इसके कोड में लिखा है XPEJ। अगर हम X को देखेंगे तो दोस्तों ये आएगा 24 नंबर पर, P आएगा 16 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर और J आएगा 10 नंबर पर। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 25 से 24 में 1 की हो रही है कमी। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 15 से 16 में हो रही है 1 की वृद्धि। और नेक्स्ट वाले को जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे 21 और 5 इनका जो सम है वो आ रहा है 26 और 18 और 10 का जो सम है वो आ रहा है 28। सेम इसी प्रकार से जब आप इस बैंक के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो बैंक का जो क्रमांक होगा वो होगा 2, 1, 14 और 11। आपको इसके लिए अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद करने पड़ेंगे। तो अब इसी क्रम में हम देखें कि 25 के अंदर 25 से 24 में 1 की कमी हुई थी। तो दोस्तों 2 में 1 की हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले कमी करनी पड़ेगी। 2 में 1 की कमी करेंगे तो हमारे पास क्रमांक 1 आएगा और 1 के लिए आता है A। और जैसे ही हम ये सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन गिवन है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो A से स्टार्ट हो रहा है। तो वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। हम इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पोर्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसमें 1 की वृद्धि हुई थी, 15 से 16 आया था। तो हम भी 1 में 1 ऐड करेंगे और जो क्रमांक आएगा वो आएगा 2। और अल्फ़ाबेट में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों B। अगर थर्ड वाले पोर्शन को हम देखेंगे तो यहाँ पर 21 दिया हुआ था और यहाँ पर हमें 5 दिया था। 21 और 5 का जो सम होता है वो होता है 26। इसी प्रकार से 14 में हम क्या ऐड करें, तो 14 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो सम है वो आ जाएगा 26। तो 14 और 12 26। तो 12 पर अगर आप देखेंगे तो L आता है और लास्ट जो क्रमांक है वो 11 है। तो हमने देखा 18 और 10 का सम 28 हुआ था। तो 11 में हम क्या ऐड करें, तो 11 में हम दोस्तों अगर 17 ऐड करते हैं तो 17 पर अल्फ़ाबेट आता है आपका Q। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ABLQ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, यही आंसर होगा। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन के अंदर अल्फ़ाबेट A गिवन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह में, ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेम उसी प्रकार का है। अगर हम देखें कि पहला जो अक्षर है कंफर्ट, तो इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं COMFORT और इसका जो कोड दिया है हमें ये दिया है। तो अगर हम इसके कोड को इसके नीचे लिखें तो OCFMTRO। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे कि पहले दो अक्षरों को ऐसे क्रॉस लिखा गया है, इसी प्रकार से इन दोनों अक्षरों को भी क्रॉस लिखा गया है और इन तीनों अक्षरों में R को डायरेक्टली यहाँ पर लिखा गया है और T को ऐसे क्रॉस और O को यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से आप कंट्रोल को चेक करेंगे तो कंट्रोल में भी यही पैटर्न बन रहा है। तो हम यहाँ पर डिजिट को लिखेंगे DIGITAL डिजिटल। तो इसके अंदर भी हम दोस्तों क्रॉस लिखेंगे इस प्रकार से। तो स्टार्टिंग जो है वो होगी I से, सेकंड लेटर आ जाएगा आपका D, इसको भी क्रॉस लिखेंगे तो फिर से I आएगा और G यहाँ पर आ जाएगा आपका, A डायरेक्टली यहाँ पर लिखा जाएगा, L को ऐसे क्रॉस लिखना पड़ेगा और T आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा IDIGLAT। ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। मतलब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शंस के अंदर से हमें जो आकृति
दी है चार ऑप्शन में वो इस चित्र के अंदर हमें दिखनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली आकृति आपको कहीं भी इसके अंदर ढूंढने पर नज़र नहीं आ रही होगी, परंतु आप जैसे ही इस आकृति को देखेंगे सेकंड वाली को, तो ये जो आकृति है आपकी सेकंड वाली, ये आकृति आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर ये आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, हिडन आकृति का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो हमें यहाँ पर 5 वर्ड दिए हुए हैं दोस्तों, इन 5 वर्ड को हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आप गौर करेंगे तो इन 5 के 5 अक्षरों में फर्स्ट 2 लेटर MA जो है वो कॉमन है। तो फर्स्ट 2 लेटर को हम यहाँ नहीं कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन होगा थर्ड लेटर से। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन में थर्ड लेटर है वो है N, सेकंड में भी है दोस्तों N, थर्ड में जो थर्ड लेटर है वो है S, और फोर्थ वाले के अंदर जो थर्ड लेटर है वो है G, और फिफ्थ वाले में जो थर्ड लेटर है वो है T। तो अगर हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें जो सबसे पहला क्रम होगा वो होगा G का। उसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों का जो क्रम है वो आएगा दूसरा, और फिर तीसरे नंबर पर आप देख पाएंगे S वाला आएगा, और फोर्थ नंबर पर आपका आएगा ये। तो अगर हम देखें फर्स्ट नंबर पर G वाला लेटर आएगा, मतलब 4 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो 4 से स्टार्टिंग इस ऑप्शन में नहीं हो रही है और इस ऑप्शन में नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ तो हो जाएगा कैंसिल। अगर हम उसके बाद में देखें कि 4 से फर्स्ट और थर्ड वाले ऑप्शन में स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर 2 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि सबसे लास्ट में या सबसे लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये T वाला वर्ड आएगा, तो सबसे लास्ट में 5 आना चाहिए। इन दोनों के अंदर अगर आप ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड में देखेंगे तो लास्ट अक्षर जो है वो 5 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो दोस्तों पहली 2 लाइनों से हमें कोई भी इसमें अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि किसको दाएं बैठाएंगे किसको बाएं बैठाएंगे, परंतु हम सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पर पिकअप करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो हमें 6 लोगों की एक सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है, एक वृत्ताकार सिटिंग अरेंजमेंट जिसके अंदर 6 स्थितियाँ बनाई गई हों, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 6 स्थितियाँ हमने बना दी हैं। अगर पहली वाली कंडीशन में हम देखें तो सोनल प्रिया के दाईं ओर बैठी है, तो सोनल को हम यहाँ बिठा देते हैं जो प्रिया के दाईं ओर बैठी है। तो प्रिया यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसका चेहरा सेंटर की तरफ होगा तो इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो सोनल प्रिया के दाईं ओर बैठ चुकी है। इससे जस्ट पहले यहाँ पर दिया है कि सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में बैठी है, तो सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में बैठेगी, तो यहाँ पर हमें स्वाति को बिठाना पड़ेगा। उसके बाद में बोला है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं, तो स्वाति के बगल में तारा नहीं आ सकती, तो तारा को हमें यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। उससे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला था कि काया, जया और तारा के बीच में बैठी है। अगर तारा यहाँ पर आ चुकी है तो काया यहाँ बीच में बिठानी पड़ेगी, तभी काया तारा और जया के ठीक बगल में बैठ पाएगी। तो काया को बीच में बिठा दिया और ये दोनों जया और तारा के ठीक बगल में बैठ चुकी है। तारा को हमने यहाँ पर पहले इसलिए लिखा था क्योंकि नीचे दिया हुआ है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठती हैं, तो तारा को हम यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ तारा नहीं बैठ सकती है, तो तारा को स्वाति के बगल में नहीं बिठाना है, दूसरे स्थान पर बिठाना है। तो इसका यहाँ पर तारा नहीं बैठ सकती है, तो तारा यहाँ बैठेगी और यहाँ बैठेगी, तो जया यहाँ बैठेगी और काया यहाँ बैठेगी। तो ये हमारे 6 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। अभी हमसे पूछा है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो प्रिया अगर हम देखें, प्रिया यहाँ पर है और प्रिया के ठीक बाईं ओर पूछा है, तो प्रिया का दायां ये है, बायां ये है, तो प्रिया के बाईं ओर कौन बैठी होगी, तारा बैठी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर वैसे तो अगर देखा जाए क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि हम सभी अक्षरों को यहाँ पर लिख लेते हैं और लिखने के बाद में इनके बीच में जो जो चिन्हों का परिवर्तन हुआ है उन सभी चिन्हों को हम चेंज करके और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं बोर्डमास को यूज़ करते हुए, और जिस बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इसके अंदर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो आपका
भाग और माइनस बोला है, तो आप देखेंगे भाग यहाँ पर लगा हुआ है और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ये चिन्ह यहाँ पर आ जाए और ये चिन्ह यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो होगा भाग का। अगर यहाँ पर भाग का साइन होगा तो आप देख पा रहे हैं 5 में 9 का भाग कभी भी पूरा पूरा नहीं जाएगा और आपकी जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है गुणा और प्लस को आपस में बदलें। तो यहाँ पर जो गुणा था वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और प्लस की जगह आप क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। और उसके बाद 18 में भाग अपनी जगह रहेगा और माइनस अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 18 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑप्शन में भी अगर आप प्लस और माइनस को ही बदलेंगे तो भाग तो अपनी ही जगह पर रहेगा और भाग अपनी जगह पर रहेगा, इस कारण 18 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त करनी, पूरी पूरी संख्या प्राप्त करनी असंभव हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं आप चेक करेंगे, तो आप सीधा किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, आप ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 4 में आपको दिया गया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर आप चेंज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ संख्याएं हैं यहाँ पर 72, 6, 18, 5, 9। और अगर आप चिन्हों को देखें गुणा के स्थान पर तो आप भाग लगा दें। जैसे आप ये करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 72 में 6 का भाग पूरा पूरा बड़ी आराम से जाएगा और कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और अगले चिन्हों को हम एज इट इज रख दें, 6 और 18 के बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, भाग के स्थान पर आप लगा देंगे गुणा और लास्ट वाले में आप लगाएंगे माइनस। तो यहाँ से तो आपका 12 पहले आ चुका है, यहाँ से आप देखेंगे 18 पंजे हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा माइनस का 9 और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो आप देख पा रहे होंगे प्लस का 12 और माइनस का 9 ये आपको देगा प्लस का 3 और 90 और 3 आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कितनी, 93। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, a हैज़ b का अर्थ है b a की बहन है, a एट द रेट ऑफ b का अर्थ है b a का भाई है। तो हमें इस दिए गए संबंध, ये एक संबंध दिया है, यदि a एट द रेट b हैज़ c प्लस d प्लस e है तो ई ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बाद वाले का रिलेशन दिया है पहले वाले से। जब बाद वाले का रिलेशन पहले वाले से दिया है तो हमें सोल्व करना होता है पीछे से आगे की तरफ। अगर पहले वाले का रिलेशन बाद वाले से दिया होता, यहाँ पर ए का बी से संबंध दिया होता तो हम इसको लेफ्ट टू राइट सोल्व करते। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। आगे देखें आप, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए एट द रेट ऑफ, ये कंप्लीट रिलेशन दिया है। तो अभी हम बाद वाले का पहले वाले से रिलेशन दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, बाद वाले का पहले वाले से रिलेशन दिया हुआ है तो हम केवल लेफ्ट से राइट ना जा करके हम जाएंगे राइट से लेफ्ट, बाद वाले से पहले वाले की तरफ। तो सबसे पहले हम डी और ई के मध्य संबंध देखेंगे। डी और ई के मध्य जो संबंध दिया है वो प्लस का साइन दिया है, और प्लस का मतलब है कि बाद वाला जो है वो पहले वाले का पिता है, मतलब ई जो है वो डी का पिता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर पुरुष को ट्राइंगल से बनाऊं और महिला को वृत्त से बनाऊं तो ये साइन, ये चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, और डैश को हम समान पीढ़ी के लिए काम में लेंगे और बराबर को हम पति पत्नी के लिए काम में लेंगे, पति पत्नी के लिए काम में लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कि ई जो है वो डी का पिता है तो ई एक पीढ़ी ऊपर होगा और एक पीढ़ी ऊपर होगा तो हम खड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे, और खड़ी लाइन किसको दर्शाएगी, एक पीढ़ी के अंतर को, एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का अंतर, इसको खड़ी लाइन दर्शाएगी। तो हमें एक पीढ़ी का अंतर दर्शाना है तो हमें खड़ी लाइन लगा देंगे और ये लिख देंगे कि ये कौन है, ये ई है। ये कौन है, ये ई है जो डी का पिता है। अभी डी का जेंडर हमें मालूम नहीं है, डी का जेंडर अगले वाले साइन से आएगा। तो डी जो है वो सी का पिता है, पिता है मतलब पुरुष होगा, और डी किसका पिता है, सी का पिता है। सी का जेंडर अगला साइन डिसाइड करेगा जो हैज का साइन है। हैज का मतलब है बी ए की बहन है, अर्थात इन दोनों के बीच में हैज लगा है, मतलब सी बी की बहन है, तो बहन है तो महिला होगी, और सी बी की बहन है तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। बी का जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, बी का जेंडर इस साइन से डिसाइड होगा जो एट द रेट ऑफ है। एट द रेट ऑफ का मतलब है कि बी ए का भाई है, मतलब बी ए का भाई है तो बी भाई है मतलब पुरुष होगा। किसका भाई है, ए का भाई है। अभी ए पुरुष भी हो सकता है और ए महिला भी हो सकता है, ए का जेंडर डिफाइन नहीं है। यहाँ पर कहा है ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब ई का ए से रिलेशन निकालना है। तो जब ई का ए से संबंध पूछेगा तो
किसी का भी किसी से संबंध पूछे, आपको पीछे वाले से आगे वाले की तरफ चलना है, मतलब आप ए से ई की तरफ जाएंगे। जब आप ए से ई की तरफ डायग्राम में जाएंगे तो आप देखेंगे ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, और भाई की बहन बहन होगी, बहन का पिता खुद का भी पिता होगा, और पिता का पिता कौन होता है दोस्तों? दादा होता है। पिता का पिता कौन होता है? दादा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर तीर का साइन है, ओ लिखा है, मतलब व्रत लिखा है, या ओ मान लो, व्रत लिखा है, टू लिखा है, बी लिखा है, और आपका यहाँ पर दिया है एक ट्राइंगल। ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट और साइन और डिजिट हैं वो सारे के सारे इसमें रिपीट हुए हैं, बट इसका जो सीक्वेंस है वो बदल चुका है। जो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा था वो यहाँ पर क्या आ गया है? लास्ट में आ गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जाकर लास्ट में इस जगह पर लास्ट वाले स्थान पर बैठ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर आ गया है तो ये 4 सीक्वेंस से आए हैं, और ये लास्ट में यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ है कि ट्राइंगल चला गया है लास्ट में यहाँ पर, और ये 4 आए हैं सीक्वेंस से, ये 4 सीक्वेंस से आए, ट्राइंगल लास्ट में चला गया। लेकिन अगर हम इससे इसके अंदर कंपैरिजन करें तो इससे इसके अंदर जब आप कंपैरिजन करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि ये आकृति यहाँ पर मौजूद है, 2 भी यहाँ पर मौजूद है, ये ट्राइंगल भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये जो बी था वो चेंज होकर अभी क्या आ चुका है यहाँ पर दोस्तों? यू आ चुका है। तो जब सेकंड से थर्ड में हमने देखा ये रिलेशन बना, तो फोर्थ से फिफ्थ में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन बनेगा। मतलब ये मौजूद होगा दोनों, ये दोनों मौजूद होंगे उत्तर आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और ये दोनों मौजूद होंगे, और ये जो बीच वाला चिन्ह है ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन में हम देख पाएंगे कि हमारे पास ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमारा 2 और ट्राइंगल आना चाहिए, 2 और ट्राइंगल इसमें आ रहा है, तीर और यू का निशान आना चाहिए, तीर और यू का निशान यहाँ पर आ रहा है, और बीच वाला जो साइन है वो बदल जाना चाहिए, यहाँ पर बीच वाला साइन स्टार आ चुका है। ऐसा हम नीचे चलने पर किसी भी ऑप्शन में देखेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दोस्तों, ये समुच्चय का क्वेश्चन है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं कि 20 और 30 के अंदर कुछ गणितीय संक्रिया लगानी है और हमें 450 लेकर आना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 20 + 30 हमें क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। ये 50 हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें लाना क्या है? 450। तो हम देखेंगे कि 450 जो है उसके टुकड़े करें तो हमारे पास आता है 50 × 9। इसी प्रकार से अगर हम अगले को देखें तो 50 × 9, मतलब हम अगर इनके योग को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 450 आ जाएगा। चेक करते हैं नेक्स्ट में भी यही पैटर्न लग रहा है क्या? तो हमने देखा 35 + 25, तो ये हमें दे रहा है रिजल्ट 60, और 60 को अगर हम 9 से गुणा करें तो 6 × 9 = 54, 540 आ रहा है। तो देख पाएंगे कि ये 540 प्राप्त हो गया। अब जिस ऑप्शन में यही पैटर्न फॉलो होगा कि पहले दो अंकों का योग और योग करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसको हम 9 से गुणा करें तो हमारा थर्ड वाली संख्या आ जानी चाहिए। अब पहला ऑप्शन देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पर 7 रखा, यहाँ पर 18 रखा, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, और 25 नंबर कितना होता है? 225 होता है, जो आपको दी गई है। तीसरा संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रो हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और प्लग लाइट को टो हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। कार्ट प्लग को टॉयज स्ट्रो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो कार्ट के लिए कूट शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। आपको देखना है सबसे पहले कि ये कार्ट कहाँ पर आया है। तो देखिए, एक तो कार्ट यहाँ पर आया है, और कार्ट कहीं पर आया है क्या? नहीं, कार्ट कहीं पर भी नहीं आया है, यहाँ पर आया है कार्ट प्लग के अंदर ये कार्ट आया है। तो आपको देखना है कार्ट लाइट का जो कोड है वो तो ये गिवन है, और कार्ट प्लग का कोड जो है वो ये गिवन है। इनके अंदर देखें, कोड के अंदर यहाँ कोड आ रहा है स्ट्रो हैंडल, यहाँ आ रहा है ट्रो स्ट्रो। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के अंदर कार्ट प्लग और कार्ट लाइट के अंदर क्या कॉमन है? कार्ट वर्ड कॉमन है, तो इनका कोड भी क्या होगा? इनके कोड भी कॉमन होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रो, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे स्ट्रो। तो कार्ट के लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा STRAW, वही आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं दोस्तों ZACFWX ZCQRTW NOQT। तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। पहला जो अक्षर है उसका क्रमांक यहाँ पर होता है Z, जो है वो आता है 26 नंबर पर, पहला क्रमांक, और इसका W आता है, आप देख पा रहे होंगे W आता है आपका 23 नंबर पर। तो
अगला जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हमारा गायब है अक्षर। और अगला अगर हम देखें तो Q आता है हमारा 17 नंबर पर और N आता है हमारा 14 नंबर पर। तो आप देख पा रहे होंगे सब में 3-3 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 26 था, यहाँ से 3 कम हुआ 23 आया, यहाँ से 3 कम होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। और यहाँ से फिर 3 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17, और आगे 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 14। तो फर्स्ट लेटर सब में सेम है। तो 20 नंबर पर आप देख पा रहे हैं टी आता है। टी वाला हमें एक ही ऑप्शन दिया है तो आगे सोल्व करने की नीड ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सीरीज का पैटर्न दिया है, आपको दिया है 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69, और नेक्स्ट जो संख्या है वो आपसे पूछिए। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप अल्टरनेट चेक करते हैं तो 33 से 44 कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे 44 से 56 तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 12 इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप 56 से 69 चेक करेंगे तो 13 इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार से जब आप 47 से 58 देखेंगे तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 11 बढ़ रहा है। 58 से 70 देखेंगे 12 बढ़ रहा है। और 57 से अगर आप आगे देखेंगे तो आपके 13 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 70 से अगर आप 70 में 13 ऐड करेंगे तो आपका जो नंबर है वो आ जाएगा 83। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और ग्रीन को 49 के रूप में। तो दोस्तों फोर्स को अगर हम लिखेंगे तो फोर्स के जो क्रमांक होते हैं, एफ आता है 6 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर और ई आता है आपका 5 नंबर पर। जैसे ही आप इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 47। इसी प्रकार से आप जब ग्रीन को चेक करेंगे तो ग्रीन के लिए जो आपका कोड होगा या क्रमांक होगा वो होगा 7 अल्फ़ाबेट का क्रमांक, आर के लिए 18, ई के लिए 5, अगले ई के लिए फिर से 5 और एन के लिए आप देखेंगे दोस्तों 14। इनका ऐड आपको प्राप्त होगा 49, जो यहाँ पर ग्रीन का कोड बनाया गया है। तो फोर्स के अल्फ़ाबेट के क्रमांकों के योग को यहाँ 47 को कोड बनाया है, ग्रीन के अल्फ़ाबेट के क्रमांकों के योग को यहाँ 49 को कोड बनाया गया है। हमसे पूछा है फ्लेवर, तो फ्लेवर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आपको फ्लेवर के क्रमांक याद हैं तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एफ आएगा 6, एल आएगा 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 1 19, 19 और 22 आप जोड़ेंगे दोस्तों, 19 और 22 आपका हो जाएगा 38, 41 हो जाएगा। और ओ आएगा आपका 15 नंबर पर, और यू आएगा आपका 21 नंबर पर, और आर आएगा आपका 18 नंबर पर। तो जैसे ही आप इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखें यहाँ पर इकाई का अंक देखो सब में अलग अलग दिया है। यहाँ 5 दिया है, यहाँ 0 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 2 दिया है। तो पूरे को ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, 25 में इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों 5। तो एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्या कह देंगे, करेक्ट आंसर कह देंगे। तो पूरा ऐड करने में भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही बोडमास के रूल के ऊपर आधारित है, जिनके अंदर चिन्हों को परस्पर बदला गया है। तो हमें यहाँ पर संख्या को इस प्रकार से लिख लेना है, 42, 16, 7, 36, 16 बराबर लेकर आना है 76। तो हमने देखा प्लस और माइनस को बदला गया है, तो प्लस और माइनस को बदला है तो प्लस के स्थान पर पहले क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, और भाग के स्थान पर भाग रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, और प्लस को बदला है तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा गुणा। दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे 16 भाग 7 पूरा भाग नहीं जाएगा, तो पूरा 76 मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से जब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें फिर से यहाँ पर संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो संख्याएं हमने लिखी 42, 16, 7, 36, 16 बराबर 76। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं प्लस का जो साइन है वो प्लस ही रहने देता हूँ, भाग के स्थान पर गुणा, यहाँ पर गुणा आ गया है, और गुणा के स्थान पर आपको बोला है कि आप भाग का प्रयोग करें। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 16/7 है, 16/7 को हम भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा और 76 नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर थर्ड वाले को चेक करेंगे तो थर्ड वाला जो है उसके अंदर हम संख्याएं लिखेंगे 42, 16, 7, 36, 16 बराबर 76। इसके अंदर बोला है गुणा और प्लस को बदलना है, तो प्लस के स्थान पर तो हम लिख देंगे गुणा, और भाग के स्थान पर रहेगा दोस्तों भाग, और माइनस के स्थान पर रहेगा माइनस, और गुणा के स्थान पर यहाँ से हम लिख देंगे प्लस। अब आप देखेंगे कि 16/7 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, परंतु इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 42 गुणा
16 भाग 7, तो 7 जो है वो 16 में तो भाग नहीं जाएगा, परंतु 7 का भाग किस में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा। तो ये हमें कंप्लीट आंसर देने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 36 में से जैसे आप 16 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 20। तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे, 16 6 की 96 आएगा, जिसमें से आप 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है, एक प्रश्न में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो हमें 3 प्रकार के कथन दिए हैं। सभी बोतल बैग हैं, पहला स्टेटमेंट दिया है। कुछ बैग पेंसिल है, कुछ पेंसिल शार्पनर है। और 2 निष्कर्ष दिए हैं। इन दोनों निष्कर्षों की हमें जांच करनी है कि निष्कर्ष सही है या गलत है, या फिर अनुसरण करता है या नहीं करता है। तो आपने दोस्तों पढ़े होंगे वेन आरेख के बारे में कि सभी बोतल बैग है, तो सभी बोतल बैग है, तो सभी बोतल को हम बैग मान लेते हैं। तो सभी बोतल बैग है, उसके लिए इस प्रकार का हम वेन डायग्राम बना देंगे। सभी बोतल बैग है, हमने ये बना दिया। दूसरा बोल रहा है कुछ बैग पेंसिल है, तो कुछ बैग पेंसिल है, हो सकता है कुछ बैग पेंसिल के लिए आपका ये डायग्राम हो, और हो सकता है कि कुछ पेंसिल आपकी यहाँ बोतल तक जा रही हो। तो अभी हम प्राइमरी लेवल पर यही डायग्राम मान करके चल रहे हैं कि बैग और पेंसिल के बारे में रिलेशन दिया है, लेकिन बोतल और पेंसिल के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। इनका संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे का है कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, तो कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, तो पेंसिल और शार्पनर के लिए हम इस प्रकार से ये जो डायग्राम है वो बना देंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पर देखते हैं। कुछ शार्पनर बोतलें हैं, तो दोस्तों शार्पनर यहाँ पर है, बोतल यहाँ पर है, इनके बारे में डायरेक्ट कोई संबंध हमें कथन में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर भी इनका कोई संबंध नहीं मानेंगे। इसने कहा है कुछ शार्पनर बोतल हैं, परंतु ये वाली बात क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी, क्योंकि शार्पनर और बोतल का आपको डायग्राम में कोई भी संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इसने कहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, वो भी डायरेक्टली आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इनका संबंध नहीं बन रहा है। और किसी भी परिस्थिति में अगर संबंध बन भी जाता है तो हम 90% पॉसिबिलिटी को भी हम हमेशा नेगलेक्ट करते हैं या गलत मानते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है दोस्तों, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है। एक डायग्राम आपको एक पासे का ये दिया है, एक ये दिया है। आपको कहा है कि जिस पर P से U अक्षर बने हैं, U से दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो हमें देखना है कि ये जो U है इसके ऑपोजिट में कौन सा डाइस होगा। तो दोस्तों आपने पासों के बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक सतह कॉमन हो सकती है या 2 सतह कॉमन हो सकती है जब आपको 2 डायग्राम दिए हों। तो आप गौर करके जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे P दोनों में कॉमन है और S दोनों में कॉमन है। और आपने रूल पढ़ा होगा कि जब 2 सतह कॉमन होती है तो कॉमन सतह को हम छोड़ देते हैं, तो हम इन दोनों सतहों को छोड़ देंगे और जो बची हुई सतह है U वो विपरीत होगी किसके, बची हुई सतह R के। तो हम कह देंगे कि U के विपरीत कौन सा फलक होगा, R वाला फलक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है 6 सहकर्मी ABCDEF एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। दोस्तों अभी इसी पेपर के अंदर एक और हमने 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट की थी। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बस सेम टू सेम है, बस वहाँ पर नाम दिए हुए थे और यहाँ पर ABCDEF लिख दिया है। तो यहाँ पर हम फिर से 6 लोगों की एक वृत्ताकार सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, जिसके अंदर आपको एक दूसरे के सामने बैठने के लिए बोला गया है। तो हमने ये 6 सिटिंग अरेंजमेंट कर दी, जिसमें सभी के सभी लोग किधर की तरफ देख रहे हैं, वृत्त की तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने कहा है डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो इससे हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये लाइन भी हम छोड़ देंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है ए ई के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए ई के बाईं ओर बैठा है। तो अगर मैं यहाँ पर ई बिठा देता हूँ तो ई का इधर तो होगा दायां और ई का इधर होगा बायां, इधर होगा बायां। तो ई के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। यहाँ पर बोला है ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए ई के बाईं ओर हमने बिठा दिया है। अब हम आते हैं इस वाले स्टेटमेंट पर जहाँ पर बोला था जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो सी
ए और एफ के बगल में बैठेगा तो सी यहाँ बिठाएंगे तभी तो ए के बगल में बैठेगा, और एफ हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा तो सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठ जाएगा। आगे अगला स्टेटमेंट, हमने ये स्टेटमेंट काम में ले लिया है और हमने ये वाला स्टेटमेंट काम में ले लिया है यहाँ तक। तो अभी जो बचा हुआ स्टेटमेंट है वो हमारा ये है, डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। तो डी किसके बगल में बैठा है? ई के बगल में बैठा है, तो डी हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा तभी डी ई के बगल में बैठेगा, और बी के बगल में भी बैठा है डी, तो बी को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा है सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी कहाँ बैठा है? सी यहाँ बैठा है, और सी का बायां अगर ये केंद्र की तरफ देख रहा है तो इधर इसका राइट होगा, इधर इसका लेफ्ट होगा। तो सी के बाईं ओर पूछा है तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट हो जाएगा, एफ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दोस्तों हमें एक सीरीज दी है 1, 6, 31, 156, क्वेश्चन मार्क 3906। अगर आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है कि गुणा तो 5 हुआ है और प्लस 1 हुआ है, तो 6 गुणा 1 गुणा 5 करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 1 करने पर 6 आएगा। इसी प्रकार से जब आप फिर से गुणा 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 पंजू 30 होता है, और प्लस 1 करने पर आपका 31 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर करेंगे गुणा 5 प्लस 1, तो आप गुणा 5 प्लस 1 करेंगे तो 31 गुणा 5 155 होता है, उसमें 1 जोड़ेंगे 156 आ जाएगा। तो जैसे ही आप 156 में फिर से गुणा 5 प्लस 1 वाला पैटर्न लगाएंगे तो 156 गुणा 5 करने पर आपको 780 प्राप्त होगा, और 780 में जैसे आप 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 781। यही पैटर्न आप आगे भी चेक कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 781। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं और कुछ अक्षर दिए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि mn जो दर्पण है वो अक्षरों के नीचे लगाया हुआ है। तो कहने को तो ये दर्पण है, परंतु ये दर्पण किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये दर्पण व्यवहार कर रहा है किसकी तरह? जल प्रतिबिंब की तरह। तो यहाँ पर जो हमें रूल लगाना है वो दर्पण का नहीं लगाना है। यहाँ पर रूल कैसा लगेगा दोस्तों? जल प्रतिबिंब वाला रूल लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे तो परिवर्तन होगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ये तो परिवर्तन दर्शाएगा, परंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे कि हम देखेंगे कि सी जो है वो उल्टा जब हम करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को नीचे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर, तो सी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन गलत हो गया है, तो ये ऑप्शन तो हम पहले ही काट देंगे। जैसे हमने इसको देखा तो सी तो राइट है। जैसे हम एल देखेंगे तो एल जब उल्टा होगा तो ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ये ऐसे ही रहेगी, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो भी कट जाएगा। जैसे हम देखें कि यहाँ पर जो के है उसको जब हम उल्टा करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, तो ये जो सीधी लाइन है वो सीधी ही रहेगी, और ये के भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। मतलब इसका ये जो खुला वाला मुंह है वो राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में ये जो खुला हुआ मुंह है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया है, तो ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर फिर से हमें एक अल्फ़ाबेट की सीरीज दी गई है। इसमें दिया है हमें EZ F G X H K T L Q N R। अगर हम गौर करें, E जो है वो 5 नंबर पर आता है, G हमारा 7 नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर आता है, Q 17 नंबर पर आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है, पहला लेटर है वहाँ +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +6 हुआ। तो अगला जो लेटर है वो +8 करने पर आएगा, और 17 में जैसे हम 8 जोड़ेंगे तो 17 में 8 जोड़ने पर दोस्तों हमें 25 मिलेगा, और 25 क्रमांक पर आता है Y। अगर हम ऑप्शन को गौर से देखें तो 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो Y से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो हमारे नेगलेक्ट हो जाएंगे। अगला हम चेक करते हैं, सेकंड लेटर देखो, इसमें G है, इसमें F है। तो हमने देखा Z से X आया, तो Z 26 पर आता है, X 24 पर आता है, तो यहाँ पर हमारा -2 हो रहा है। X से T आया तो X 24 पर आता है, T 20 पर आता है, यहाँ पर -4 हो रहा है। T से N आया तो यहाँ पर T 20 पर आता है, N 14 पर आता है, यहाँ -6 हो रहा है। तो लास्ट में अब आप देख पा रहे होंगे कि
हमें -8 करना है। n आता है कितने नंबर पर दोस्तों? 14 नंबर पर। 14 में जैसे आप 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 क्रमांक पर आपका अल्फ़ाबेट f आता है। तो y के बाद f आ रहा है, वो वाला ऑप्शन राइट होगा। तो y के बाद f इसमें आ रहा है, इसमें y के बाद g आ रहा है, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज कंप्लीट रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसका मैथ का पोर्शन पहले ही अपलोड किया जा चुका है चैनल पर, और रीजनिंग का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम मैथमेटिक्स का पोर्शन का अगला जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। थैंक यू।